हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 का जो टॉपिक हम कर रहे थे सेट्स का। अगर आपने इस सीरीज का पिछले वीडियो देखे हैं, पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि अगर हमें कुछ सेट्स दे रखते हैं तो उनका यूनियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है और उनका कॉम्प्लीमेंट जो है किसी भी सेट का हम कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज जो हमारे पास होती हैं उनके बारे में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए यूनियन बी। अगर हमारे पास ए और बी दो सेट हैं, उनका हमने यूनियन लिया, तो उनका जब यूनियन लेंगे तो ए यूनियन बी जो आएगा वो भी हमारे पास एक सेट आएगा। तो एन ऑफ ए यूनियन बी यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए यूनियन बी। तो एन ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू एन ऑफ ए मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस एन ऑफ बी मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इंटरसेक्शन बी। ए का और बी का इंटरसेक्शन होगी तो वो भी एक सेट बनेगा, उसके अंदर कितने एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रॉपर्टी आपको याद करनी है कि एन ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब डिसजॉइंट सेट के बारे में बताया मैंने आपको कि डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। डिसजॉइंट सेट वो होते थे जैसे हमारे पास ए और बी दो सेट दे रखे हैं, उनके अंदर कुछ भी अगर कॉमन नहीं आ रहा है, जैसे एक सेट दे दिया हमें 1 2 3 और एक सेट दे दिया हमें 4 5 और 6, तो ये दो सेट दे रखे हैं। इन दो सेट में अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो ए इंटरसेक्शन भी, तो किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल। 5 इक्वल मतलब कि जो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन दिया है उसके अंदर कितने एलिमेंट आए हमारे पास, 0 एलिमेंट आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास है सेट ए और बी, तो उसमें अगर कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन भी किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इंटरसेक्शन भी किसके इक्वल हो जाता था, 0 के इक्वल। ये हमने पहले वीडियो में बात करी थी। तो यहाँ पर एक स्पेशल केस बन जाता है इसका कि अगर हमारे पास ए और बी दो डिसजॉइंट सेट है तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो हमारे पास आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो उस केस में एक स्पेशल केस बन जाता है डिसजॉइंट सेट का कि इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट देन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर 0 है तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो उस केस में एन ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल बचेगा, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ठीक है। तो पेरेंट जो प्रॉपर्टी है, मेन जो प्रॉपर्टी है वो ये है, इसका ये स्पेशल केस बन जाता है कि अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट आते हैं तो उस केस में एन ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी के इक्वल आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी एन ऑफ ए माइनस एन बी। सेट ए है हमारे पास, सेट बी है, ए माइनस बी हम कैसे कैलकुलेट करते थे कि सेट ए में से सेट बी के वो एलिमेंट हटा देते थे जो सेट बी में आते थे, तो वो क्या आ जाता था हमारे पास, ए माइनस एन बी। तो ए माइनस एन बी में आप एक सेट आता था, तो एन ऑफ ए माइनस बी किसको दिखा रहा है कि ए माइनस बी जो हमारे पास सेट बना है उसके अंदर कितने एलिमेंट है। तो एन ऑफ ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए किसको दिखा रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसको दिखा रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरीके से अगर मान लो आपसे एन ऑफ बी माइनस ए कैलकुलेट करना होता कि एन ऑफ बी माइनस ए किसके इक्वल होता, तो एन ऑफ बी माइनस आप क्या लिखते हैं, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। तो एन ऑफ ए माइनस बी जब निकाल देंगे तो एन ऑफ ए में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और एन ऑफ बी माइनस ए जब आप निकालोगे तो उस केस में एन ऑफ बी में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट तीन सेट के लिए दे रखे हैं, तीन सेट के बारे में हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का कुछ डिस्कशन किया था पिछले वीडियो में। यहाँ पर क्या है ये प्रॉपर्टी कि एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, हमारे पास सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, तो ए का बी का और सी का हमने यूनियन लिया तो वो एक सेट आएगा अपने आप में। उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू एन ऑफ ए मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस एन ऑफ बी मींस
C minus n of A intersection B, number of element in the set A intersection B, minus n of B intersection C means number of element in the set B intersection C, minus n of C intersection A, number of element in the set C intersection A, plus n of A intersection B intersection C, A intersection B intersection C के अंदर कितने एलिमेंट है। तो ये हमारे पास तीन सेट के लिए प्रॉपर्टी हो जाती है, n of A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू n of A प्लस n of B प्लस n of C माइनस n of A इंटरसेक्शन B माइनस n of B इंटरसेक्शन C माइनस n of C इंटरसेक्शन A प्लस n of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब इसका भी यहाँ पे एक स्पेशल केस बन जाता है कि अगर मान लो A B और C जो है वो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट आते हैं A B और C, मतलब A में और B में कुछ कॉमन नहीं है, B में और C में कुछ कॉमन नहीं है, C में और A में कुछ कॉमन नहीं है, तो वहां पर भी स्पेशल केस बन जाएगा एक तरीके से। तो अगर A B और C म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली डिसजॉइंट है, तो इस केस में क्या होगा, n of A इंटरसेक्शन B 0 हो जाएगा, n of A इंटरसेक्शन C भी 0 हो जाएगा, n of C इंटरसेक्शन A भी 0 हो जाएगा और n of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस केस के अंदर जो n of A यूनियन B यूनियन C वो हमारा किसके इक्वल बचेगा, n of A प्लस n of B प्लस में n of C के इक्वल बच जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि वो एक्सक्लूसिव है या नहीं है, डिसजॉइंट सेट है या नहीं है, या फिर वो क्वेश्चन के अंदर गिवन भी होता है कि ये जो दो सेट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या फिर डिसजॉइंट सेट में बना है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी n of A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब A उसका कॉम्प्लीमेंट B उसका कॉम्प्लीमेंट, उन दोनों का ले रखा है, फिर यूनियन ले रखा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा कि अगर हमें इकट्ठे का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यूनियन किसके अंदर चेंज हो जाता है, एक तरीके से इंटरसेक्शन के अंदर चेंज हो सकता है। ठीक है, आप इस तरीके से याद रखना है कि जब अलग अलग सेट पे कॉम्प्लीमेंट था हम उसे इकट्ठे एक पे कॉम्प्लीमेंट लेके आना चाहते हैं, तो यूनियन इंटरसेक्शन के अंदर चेंज होता है और इंटरसेक्शन यूनियन के अंदर चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या रखा है कि n of A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट एक किसके इक्वल आएगा, n of A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट और n of A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट और हम उसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो अगर हमें इकट्ठे का कॉम्प्लीमेंट लेना तो इंटरसेक्शन किसमें चेंज हो जाएगा, यूनियन के अंदर चेंज हो जाएगा। तो n of A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू n of A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट आपने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हम सबट्रैक्ट कर देते थे, तो सेट का क्या आता था, कॉम्प्लीमेंट आ जाता था। तो n of A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसके इक्वल आएगा, यूनिवर्सल सेट में से हमने A इंटरसेक्शन B को सबट्रैक्ट कर देना है। तो n of A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आया, n of U माइनस n of A इंटरसेक्शन B। ठीक है, उसी तरीके से n of A यूनियन B और कॉम्प्लीमेंट ये किसके इक्वल आएगा, n of U माइनस n of A यूनियन B। ठीक है, इन दोनों प्रॉपर्टी से पर्टिकुलर नियम होता है डी मॉर्गन्स लॉ, इसको बोला जाता है, कई बुक में लिखा मिलेगा आपको डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, नाम से वैसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी को कैसे आपको यूज करना है। ठीक है, एक दो बुक में आपको लिखा हुआ मिल सकता है डी मॉर्गन्स प्रॉपर्टी या डी मॉर्गन्स लॉ, तो डी मॉर्गन्स लॉ यही होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है ये आपको याद रखनी है और इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रॉपर्टी, क्योंकि जो आपका एक और चैप्टर आएगा, लास्ट चैप्टर जो दे रखा है 11वीं क्लास में, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर दे रखा है, उसके अंदर ये सारी चीजें दोबारा से आपको पढ़नी पड़ेगी। तो आप अगर यहीं पे पढ़ देते हो तो वहां पर आपका टाइम बच जाएगा। उसके बाद 12th क्लास में भी प्रोबेबिलिटी आएगी, तो अगर ये चीजें आपने यहाँ पे क्लियर नहीं करी तो वहां पे भी आपको प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, तो बेटर होगा कि आप इन प्रॉपर्टीज को यहीं पे याद कर लो, ताकि प्रोबेबिलिटी का जब आप चैप्टर करो आगे 11th क्लास में और फिर उसके बाद 12th क्लास में, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में जिस तरीके से आपको फॉलो करना है वो हम देखेंगे। बेसिकली स्टेटमेंट गिवन होंगे आपको और वो स्टेटमेंट पढ़ के आपको कुछ सेट जो है खुद से डिसाइड करने पड़ेंगे कि क्या सेट ए कंसीडर करें, क्या सेट बी कंसीडर करें, और उसके बाद क्या प्रॉपर्टी उसके अंदर यूज हो सकती है। ठीक है, वो हमें देखना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या गिवन है क्या निकालना है, जब तक ये आपको क्लियर नहीं होगा तब तक कोई प्रॉपर्टी नहीं करना होगा। ठीक है, जैसे
550 जो लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं एंड 450 कैन स्पीक इंग्लिश। 450 कैन स्पीक इंग्लिश। 450 जो लोग हैं वैसे जो इंग्लिश बोल सकते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, ये हमने पूछा है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 800 लोग थे। 800 में से 550 ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, 450 ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। तो हमें निकालने हैं कि ऐसे कितने पीपल हैं हमारे पास उस ग्रुप में जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। ठीक है, तो H जो है वो बेसिकली लिख लेते हैं कि H जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पीपल स्पीकिंग हिंदी। H जो है वो कौन से पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पीपल स्पीकिंग हिंदी। E जो है वो हम कंसीडर कर लेते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पीपल स्पीकिंग इंग्लिश। उन लोगों को जो इंग्लिश बोलते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है E। ठीक है, तो H यूनियन या जो भी कोई पर्सन हमारे पास दे रखा है या तो हिंदी बोलेगा या इंग्लिश, या फिर ऐसे हो सकता है दोनों बोलने वाले कितने वो अभी निकाल रहे। बाकी जो लोग कम से कम एक लैंग्वेज तो बोल ही रहे हैं, चाहे हिंदी बोले चाहे इंग्लिश बोले। तो ये जो 800 पीपल है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, N ऑफ H यूनियन E। H यूनियन E क्या होगा, ऐसे कितने लोग हैं जो या तो हिंदी बोल रहे हैं या इंग्लिश बोल रहे हैं, मतलब दोनों में से कम एक लैंग्वेज तो बोल ही रहे हैं। ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, N ऑफ H यूनियन E। तो ऐसे कितने लोग हैं टोटल हमारे पास 800। ठीक है, उसके बाद N ऑफ H, ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी बोलने वाले कितने हैं हमारे पास 550। उसके बाद N ऑफ E, ऐसे कितने लोग हैं जो हमारे पास इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं 450। निकालना क्या है, ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। दोनों लैंग्वेज बोलने का तो हमें इंटरसेक्शन निकालना है हिंदी का इंग्लिश का, तो हमें निकालना है N ऑफ H इंटरसेक्शन E। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी लग जाएगी, हमारे पास प्रॉपर्टी दोनों की यूनियन दी वाली कि यहाँ पर क्या बन जाएगी, हमने A और B की वजह यहाँ पर H और E कंसीडर किया, तो N ऑफ H यूनियन E इसके इक्वल होगा N ऑफ H प्लस N ऑफ E माइनस N ऑफ H इंटरसेक्शन E। ठीक है, N ऑफ H यूनियन E कितना है 800, N ऑफ H 550, N of E 450 माइनस N of H इंटरसेक्शन E। तो जब N of H इंटरसेक्शन E आएगा, मतलब ऐसे लोग जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, किसके इक्वल हो जाएगा 550 प्लस 450 माइनस 800। 500 प्लस 400 900 प्लस 100 1000 माइनस 800 कितना हो जाएगा 200। ठीक है, तो ऐसे कितने लोग हैं हमारे पास लोग में जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी। कितने आ जाएंगे 200 हमारे पास आ जाएंगे। क्लियर है बात, इस तरह की सर्विस क्वेश्चन के अंदर ये फॉलो करना है। नेक्स्ट जो है वो सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से दे रखा है। इन क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखने में इतना टाइम लगता है और सॉल्व करने में भी टाइम लगता है। तो आपके पास जो भी बुक दे रखी है आप उसे खुद से ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन ए ग्रुप ऑफ 50 पीपल, इन ए ग्रुप ऑफ 50 पीपल, 50 लोगों का कोई ग्रुप था हमारे पास, उसके अंदर 35 स्पीक हिंदी, 35 स्पीक हिंदी, 35 लोग हैं वो हिंदी बोलने वाले हैं। 25 स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, 25 स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। 25 लोग ऐसे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। एंड ऑल द पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, एंड ऑल द पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। ठीक है, तो जितने भी ग्रुप में लोग हैं ना वो दोनों में से कम एक लैंग्वेज तो बोल ही रहे हैं, चाहे वो हिंदी बोलते चाहे वो इंग्लिश बोलते। तो अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया, हमसे क्या पूछा गया है
कि हाउ मैनी स्पीक ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी। ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते हैं। हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, दूसरा पार्ट से पूछ रखा है हाउ मैनी स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ये दो पार्ट यहाँ पर हमसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर ये कह रखा है कि वही कोई बस्ती है, कोई समूह है, और वो समूह कुछ इस तरीके का दे रखा है कि उसके अंदर 50 लोग हैं। उन 50 लोगों में 35 लोग जो है मीन्स 35 पीपल जो है वो ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं। ठीक है, अब हिंदी बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें पंजाबी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, गुजराती नहीं आती होगी उन्हें, लेकिन वो बोलते क्या है, हिंदी। ठीक है, जैसे आप हिंदी बोलते हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको इंग्लिश भी आती है, लेकिन आप बोलते हिंदी हो या हरियाणवी हो, जो भी बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि टोटल 50 लोग हैं हमारे पास लोग, उसमें से 35 ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, 25 ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, हिंदी भी यूज करते हैं, इंग्लिश भी यूज करते हैं। एंड ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज। जितने 50 लोग थे कम से कम एक लैंग्वेज को बोल ही रहे हो दोनों में से, चाहे वो हिंदी बोले चाहे वो इंग्लिश बोले। उसके बाद हाउ मैनी स्पीक ओनली इंग्लिश, तो हमसे पूछा गया है कि ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं एंड नॉट हिंदी, हिंदी नहीं बोलते। ठीक है, तो क्या हो, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते हैं वो। तो हमसे पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि हाउ मैनी स्पीक इंग्लिश, अब ऐसे कितने हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, हमने दो सेट कंसीडर कर लेंगे कि एच जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पीपल स्पीकिंग हिंदी। ठीक है, एच जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे लोगों को जो हिंदी बोलते हैं, और ई जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पीपल स्पीकिंग इंग्लिश। ई जो है उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इंग्लिश बोलते हैं। तो हमें दे रखा है, एन ऑफ एच यूनियन ई, एन ऑफ एच यूनियन ई। ऐसे लोग जो हिंदी या इंग्लिश कम से कम एक लैंग्वेज को बोल ही रहे हैं, कितने हैं, टोटल कितने हैं, 50। तो एन ऑफ एच यूनियन ई हमारे पास 50। दूसरा, हिंदी बोलने वाले कितने हैं, हिंदी बोलते हैं 35, तो एन ऑफ एच कितना हो गया भाई, 35। 25 ऐसे जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते मतलब एच का और ई का इंटरसेक्शन, तो एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ द लैंग्वेज हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, कितने दे रखे हैं, 25। क्लियर है बात, ये चीज हमें गिवन है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते, मतलब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है एन ऑफ ई माइनस में एच पूछा गया है। क्लियर है बात, एन ऑफ ई माइनस में एच। ई माइनस एच किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, जो इंग्लिश बोलने वाले हैं उनमें से ऐसे लोगों को हटा दो जो हिंदी भी बोलते हैं, तो कौन से बच जाएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते हैं, वो हमारे पास हो जाएंगे क्या, एन ऑफ ई माइनस में एच। दूसरा, हाउ मैनी स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, इंग्लिश बोलने वाले मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एन ऑफ ई जो है वो हमारे पास कितना है, ये चीजें हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। तो प्रॉपर्टी लगाओ, प्रॉपर्टी क्या है कि एन ऑफ एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, एच इंटरसेक्शन दोनों चल जाएंगे। ठीक है, अब एन ऑफ एच यूनियन कितना दे रखा है, 50, एन ऑफ एच 35, एन ऑफ ई हमें निकालना है, माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच, एच इंटरसेक्शन ई। यहाँ पे मैंने एच इंटरसेक्शन ई लिखा था, इसको मैं एच इंटरसेक्शन ई ही कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, बाकी बात सेम है, ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन है, दोनों का मतलब सेम होता है। माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई का तो कितना हो जाएगा हमारे पास 25। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं एन ऑफ ई, तो एन ऑफ ई कितना हो जाएगा
बच्चों 50 माइनस 35 और प्लस में 25। 15 प्लस 25 75 75 माइनस 35 कितना हो जाएगा 40। तो एन ऑफ ई जो हमारे पास आया वो कितना आया बच्चों, वो आया हमारे पास 40। एक कौन से एन ऑफ ई पूछा गया था, मतलब नंबर ऑफ पीपल स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, इंग्लिश बोलने वाले कितने आ गए हमारे पास 40 आ गए। ठीक है, दूसरा फिर हमसे क्या पूछा गया था, दूसरा हमसे पूछा गया था एन ऑफ ई माइनस में एच। तो अभी आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने एन ऑफ ए माइनस बी वाली। एन ऑफ ए माइनस बी प्रॉपर्टी क्या थी, एन ऑफ ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो वो चीजें हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जो एन ऑफ ई माइनस में एच होगा हमारे पास, उसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, एन ऑफ ई माइनस एच इज इक्वल टू एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एच। ठीक है, अब एन ऑफ ई माइनस एच हमें निकालना है, एन ऑफ ई हम निकाल चुके हैं कितना 40, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एच हमें पता ही है, एच इंटरसेक्शन ए या इंटरसेक्शन एच की बात है कितना 25। तो ये आ गया हमारे पास एन ऑफ ई माइनस में एच। तो एन ऑफ ई माइनस एच कितना हो जाएगा बच्चों 40 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो ऐसे कितने लोग हमारे पास जो सिर्फ 40 इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते हैं, कितने आए हैं हमारे पास 50। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बच्चों ये फॉलो करना था हमारे पास। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें किस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, एक बार लॉजिक आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है कि एन ऑफ ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है, एन ऑफ इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होता है, एन ऑफ ए माइनस बी का क्या मतलब होता है। अगर आपको ये चीजें क्लियर हो गई ना तो इसका मतलब क्या है, तो फिर यूज करना बड़ा आसान है। लेकिन अगर रटने की कोशिश करोगे बिना मतलब समझे तो फिर परेशानी आपको आ सकती है। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए एंड बी, इफ A and B be two sets, A and B be two sets containing 3 and 6 elements respectively, containing 3 and 6 elements respectively। ठीक है, मतलब सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है बच्चों 3 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट है बच्चों 6 एलिमेंट है। तो हमसे पूछा गया है व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, व्हाट कैन बी मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में कम से कम कितने एलिमेंट हो सकते हैं, कम से कम, ज्यादा नहीं कुछ है, कम से कम कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये हमसे पूछा गया। उसके बाद पूछा गया है फाइंड ऑल्सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइंड ऑल्सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब हमें ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट निकालने हैं, किसमें, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। अब ये पूछा है कि ए यूनियन बी में मैक्सिमम एलिमेंट कितने हैं। ठीक है, दोनों चीजें आपको निकालनी पड़ेगी कि एन ऑफ ए यूनियन बी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं और एन ऑफ ए यूनियन बी के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो कितने हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो ये बात, अगर हमें दो सेट दे रखे हैं ए और बी, तो उसका यूनियन कैसे निकालते थे ये आपको भी याद रखना पड़ेगा। कैसे निकालते थे यूनियन, वही सेट ए के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं, सेट बी के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं, पहले उनमें जो जो कॉमन है उनको लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, उसके बाद सेट ए में कौन से एलिमेंट बच गए जो दोनों में कॉमन नहीं है वो लिखते थे। उसके बाद सेट बी में कितने एलिमेंट हैं जो दोनों में कॉमन नहीं थे हम वो लिखते थे। ठीक है, तो वहां से फिर हम यूनियन जो है बनाते थे। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ से हमसे पूछा गया है कि ए यूनियन बी के अंदर मिनिमम कितने सेट एलिमेंट हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने एलिमेंट हमारे पास हो सकते हैं। ये दो चीजें जो है वो हमसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो कैसे करोगे, जैसे ये देखो हमसे प्रॉपर्टी से कर लेते हैं इसको। प्रॉपर्टी क्या दे रखी होती है हमारे पास, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस
एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। हमें ये निकालना है कि ये वैल्यू कितनी हो सकती है मैक्सिमम और मिनिमम, ए यूनियन बी। मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हो, अगर आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हो तो वो देखो ये चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि जो मतलब एलिमेंट आएंगे ए में, बी में, ए यूनियन बी में, ए इंटरसेक्शन बी में, वो हमेशा नेचुरल नंबर आएंगे। ये चीज तो आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं कि -2 एलिमेंट आ रहे हैं किसी सेट में, -3 एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, ये तो एक्सेप्ट कंडीशन ऐसा तो छोड़ नहीं सकता। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि जब हम एन ऑफ ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो देखो एन ऑफ ए हमने दे दिया, कितने एलिमेंट है भाई, एन ऑफ ए 3 एलिमेंट है। एन ऑफ बी दे दिया, कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। अब सारा का सारा जो चक्कर है वो किस पे आके रुक गया, ए इंटरसेक्शन बी पे आके रुक गया हमारे पास। ठीक है, अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो मैक्सिमम हो गया तो ये चीज सबट्रैक्शन में है, ये चीज सबट्रैक्शन में है, तो वो इसको क्या कर देगा, मिनिमाइज कर देगा। ठीक है, और जब ये चीज मिनिमम होगी तो ये चीज क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि इन दोनों में तो हमारा कोई जोर चल ही नहीं रहा, ये दोनों को फिक्स कर दिया, एन ऑफ ए भी फिक्स है, एन ऑफ बी भी फिक्स है। ठीक है, अब सारा का सारा चक्कर किसका चलेगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का। अब ये देखो कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हो, मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है भाई, एक एलिमेंट एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए में और बी में कितने एलिमेंट कॉमन आ सकते हैं, मिनिमम 0, 0 से नीचे तो मतलब है ही नहीं कॉमन आने का। मिनिमम कितने एलिमेंट कॉमन आ सकते हैं ए और बी में, 0। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0। क्लियर है बात। और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू देखो, सेट ए में 3 एलिमेंट थे, सेट बी में 6 एलिमेंट थे, तो ए में और बी में मैक्सिमम कितने एलिमेंट कॉमन आ सकते हैं, 3 ही तो आ सकते हैं भाई। ऐसा कब हो सकता है, जब सेट ए में जो 3 एलिमेंट है वो 3 जब सेट बी में भी प्रेजेंट हो। ठीक है, 3 से ज्यादा तो कॉमन आने का कोई मतलब है नहीं। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई। समझ लीजिए बात। अब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो मिनिमम है तो एन ऑफ ए यूनियन बी मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी जो है वो कितना हो गया, एक तरीके से एन ऑफ ए 3, एन ऑफ बी 6 माइनस में 0 कितना हो गया, 9। ये तो आ गया हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है। और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है मैक्सिमम जब होगा तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, मिनिमम। तो उस केस में एन ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, एन ऑफ ए 3, एन ऑफ बी 6 माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो माइनस में 3 दोनों कैंसिल होंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 6। तो ये आ गई उसकी मिनिमम वैल्यू। मानते हैं स्टार्ट को। तो एन ऑफ ए यूनियन बी जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी आई है बच्चों, 9 आई है, और जो मिनिमम वैल्यू आई है हमारे पास वो कितनी आई है, 6 आई है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रोसीड करना था। अब ये जरूरी नहीं होता है कि हर जगह कैलकुलेशन का ही काम आएगा, कई जगह और काफी जगह कैलकुलेशन आपने 10th क्लास से बहुत कर ली होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा, कुछ ना कुछ क्या गिवन है, क्या निकालना है, उनके बेसिस पे कंक्लूड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो था। इससे रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप पोस्ट कर सकते हो, और आई होप इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपके पास होंगे आप उन्हें सोल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ और सवालों के साथ हम नए वीडियो में प्रेजेंट होंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए।